बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ कावेरी के साथ रहा करती थी। टीना और मीना कहने के लिए तो जुड़वा बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क था। क्योंकि जहाँ मीना परियों की तरह सुंदर थी, उसके सुनहरे लंबे घने बाल, रंग दूध की तरह सफेद, नीली नीली बड़ी बड़ी आंखें, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ टीना सांवली थी, जिस वजह से लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक तरफ मीना की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, तो दूसरी तरफ टीना का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें पड़ोस में सरिता आंटी की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाती हैं। वहां जाने के बाद टीना को देखते ही सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। सरिता बहन, यह कावेरी की दोनों जुड़वा बेटियां हैं ना, टीना और मीना। देखो तो, कहने के लिए जुड़वा, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक कितनी ज्यादा सुंदर तो दूसरी कितनी ज्यादा बदसूरत, काली कलूटी, एक उजाला तो दूसरी काली रात, अंधेरा ही हो जाए। औरतें हो लड़कियां हो, सब टीना को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। तभी मीना के पास सरिता की बेटी सोनी आती है और वह मीना से कहती है, अरे यार मीना, तुझे भी क्या जरूरत थी इस काली कलूटी को यहाँ पर लेकर आने की। पूरी पार्टी में ग्रहण लगा दिया, मनहूसियत से फैला दी। मैं तो सिर्फ तुझसे दोस्ती रखती हूँ, तेरी इस काली कलूटी बहन से नहीं। यहाँ पर क्यों लेकर आई है मेरे जन्मदिन पार्टी में? यार, इसे यहाँ से भगा दे। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो तुझे पता है ना। सोनी यार, मैं भी कहाँ पसंद करती हूँ इस काली कलूटी को। मैं तो इसे अपने साथ कहीं लेकर भी जाना पसंद नहीं करती। जब भी इसे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ, मेरी तो बहुत इंसल्ट होती है। शर्मिंदगी से मेरा सर नीचे झुक जाता है। लेकिन क्या तुम मेरी मम्मी की स्वभाव के बारे में नहीं जानती? अगर इसे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाती तो वे मेरी बहुत पिटाई करती है। बस पिटाई से बचने की वजह से इस काली कलूटी को अपने साथ रखती हूँ। देख मीना यार, अगर तू इस काली कलूटी का पीछा नहीं छोड़ सकती तो सॉरी यार, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तू भी मेरी पार्टी को छोड़कर इस काली कलूटी के साथ जा सकती है। क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं और जब वो इस काली कलूटी के बारे में पूछेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा कहकर सोनी टीना के साथ मीना को भी अपने जन्मदिन पार्टी से भगा देती है। यह देखकर मीना आग बबूला हो जाती है और गुस्से में तिनतिनाकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, अब आप चाहे मेरी कितनी भी पिटाई करो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, लेकिन अब मैं इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसे अपने साथ नहीं रखूंगी। आप जानती हो आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। मैं तो किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। सोनी ने मुझे अपनी पार्टी से सबके सामने धक्के मार के निकाला है, सिर्फ इस काली कलूटी की वजह से। वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी। अगर आप मुझे इसके साथ वहाँ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। मम्मी, आपको क्या मिलता है मेरी इंसल्ट कराने में? मीना, इन सब में तो मुझे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रही। पार्टी में सब औरतें तुम्हें देखकर कितना ज्यादा खुश हो रही थी, तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही थी, तुम्हारे सुंदर बालों की, तुम्हारी नीली नीली आंखों की। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो सिर्फ मैं थी। सब मुझे काली कलूटी, अमावस की रात, काली बंदरिया, पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे थे। और मीना, तुम जानती हो, जब वह सब लड़कियां, औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था? तुम जानती हो, जैसे कि मेरा कोई अस्तित्व ही ना हो। क्या सुंदरता ही सब कुछ होती है? लोगों को दूसरों के अंदर कमियां निकालकर, उन्हें नीचा दिखाकर आखिर मिलता क्या है? हाँ टीना की बच्ची काली कलूटी, सुंदरता ही सब कुछ होती है। सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, बस सूरत लोग किसी को पसंद नहीं आते। मीना, तुम गलत हो। इंसान की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान का दिल भी अच्छा होना चाहिए। अगर वह दिल से काला है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं। मैं अपनी टीना बेटी का दिल बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा सुंदर है। हमेशा दूसरों की मदद करती है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और मीना, जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस बात को समझ लो कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। समझ आ रही है? चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। और एक दिन कावेरी के पास उसकी बहन का फोन आता है। तभी वह दौड़ी दौड़ी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है,
तुम दोनों समय पर तैयार रहना। अभी जमुना दीदी का फोन आया था, वह बता रही थी इतने सालों से जो राजमहल बंद था, अब उसकी रानी विदेश से अपने बेटे के साथ वापस आ रही है और वह बहुत बड़ी पार्टी भी दे रही है। उन्होंने सभी को इनवाइट किया है, शाम को जाना है, अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? ऐसा कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए अपने रूम में जाती हैं। तभी हंसते हुए मीना टीना से कहती है काली कलूटी, काली बदरिया, एक बार तो अपनी शक्ल आईने में तो देख। यह रेड लिपस्टिक लगाकर तो कितनी ज्यादा बदसूरत लग रही है, और वैसे भी तो कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगा ले, कितने भी अच्छे से तैयार हो जा, लेकिन लगेगी तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही जैसी है, बदसूरत की बदसूरत। मेरी तरह सुंदर नहीं हो जाएगी। अभी देख, मैंने मेकअप भी नहीं किया, लिपस्टिक भी नहीं लगाई, ड्रेसअप भी नहीं की, फिर भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। वैसे भी तुझे फ्री में एक एडवाइस दूं, अगर मेरी बात माने तो। हाँ मीना, बताओ तुम मुझे क्या एडवाइस देना चाहती हो? देखिए तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तू काली कलूटी बदसूरत है, तुझे देखना कोई पसंद नहीं करता, बल्कि तेरे ऊपर सब हंसते हैं, तेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। अगर तू चाहती है कि पार्टी में तेरा कोई मजाक ना उड़ाए, सब तेरे ऊपर ना हंसे, तो मेरी बात मान, तो पार्टी में जाना कैंसिल कर दे। क्योंकि तूने कुछ दिन पहले देखा ही था, सोनी के बर्थडे पार्टी में सब तेरे ऊपर कितना हंस रहे थे। मैं तो बस तेरे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये पार्टी वगैरह बदसूरत लोगों के लिए नहीं होती, सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होती है, जैसे कि मैं सुंदर हूँ। मीना, कुछ भी कहो, लेकिन आज तुमने बिल्कुल 100% बात बिल्कुल सही कही है। मेरी वजह से तुम्हारी और माँ की बहुत इंसल्ट होगी और सब मेरा मजाक भी उड़ाएंगे, और जब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। टीना के इतना कहते ही मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में जाने लगती है। अपनी माँ और बहन के पार्टी में जाने के बाद टीना खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। आज मैं अपने रंग रूप की वजह से इतनी बड़ी पार्टी में नहीं गई, सब वहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे होंगे, बस मुझे छोड़कर। अगर मैं भी सुंदर होती, काली नहीं होती, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मेरे ऊपर हंसता नहीं, तो कितना अच्छा होता। मगर ऐसा नहीं है, हकीकत ये नहीं है। मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मगर क्या मुझे ऐसी लड़कियों को जीने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे पार्टी शादी में जाने का कोई अधिकार नहीं? मैं खुश नहीं रह सकती? मुझे दुखी करने में, मुझे नीचे दिखाने में आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है? वो मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? ऐसा कहकर टीना बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। तभी टीना को बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। टीना तुरंत बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत रो रही थी। तभी टीना उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या परेशानी है? बेटा, मैं इस गांव की नहीं हूँ, आँखों से थोड़ी कमजोर हूँ, चलती चलती रास्ता भटक गई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकती हो? जी बिल्कुल अम्मा जी, मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगी, चलिए। ऐसा कहकर टीना उस बूढ़ी औरत के साथ चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी खरगोश मिलता है, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाइए, एक खरगोश बहुत ज्यादा जख्मी है, मैं उसकी मदद कर आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को पेड़ के नीचे बिठा देती है और खुद उस खरगोश के पास जाती है और आसपास के पेड़ से जड़ी बूटियां लेकर उस खरगोश के जख्मों पे लगा देती है। वह खरगोश कुछ ही देर में पहले से बेहतर हो जाता है। टीना खरगोश की मदद करके अम्मा के साथ थोड़ी दूर और चलती है तो टीना को एक सूखा पेड़ नजर आता है और उसके आसपास गंदगी भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर टीना कहती है, अम्मा जी माफ करना, लेकिन बस थोड़ी देर और, यहाँ पर सभी पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन एक पेड़ सूखा हुआ है, लगता है काफी समय से इसने पानी नहीं पिया और उसके आसपास भी गंदगी बहुत है। बस मैं उस पेड़ को पानी पिलाकर और उसकी सफाई कर अभी आती हूँ। ऐसा कहकर टीना अम्मा को एक जगह पर बैठा देती है और नदी से पानी लेकर आती है और उस पेड़ को पेट भरकर पानी पिलाती है और उसके बाद उसके आसपास की सफाई भी करती है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो टीना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जो टीना के साथ अम्मा थी वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती हैं और वह परी टीना से कहती है, टीना
तुम बहुत अच्छी हो। सच में तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। मैं हमेशा परीलोक से पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हूँ और ऐसे ही हमेशा की तरह आज भी आ रही थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी। तुम अपने रंग रूप को लेकर बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे परीलोक का नियम है, हम कभी भी किसी लालची और बुरे इंसान की मदद नहीं करते। इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और एक बुढ़िया के रूप में आकर तुमसे मदद मांगी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। तुमसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। कैसे तुमने खरगोश की मदद की, सूखे पेड़ को पानी पिलाया। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आप मेरे साथ चलो मेरे जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास। ऐसा कहकर परी टीना को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक की नदी के पास ले जाती है, जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने की लिपस्टिक बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी की लिपस्टिक बह रही थी। तभी परी दोनों जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक में से एक एक जादुई लिपस्टिक टीना को देती है और उससे कहती है, टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाओ और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाओ और उसके बाद देखना जो जादुई सोना चांदी की लिपस्टिक की नदी की जादुई लिपस्टिक से कमाल होगा। परी के ऐसे कहने पर टीना 3 बार जादुई सोने की लिपस्टिक लगाती है और 2 बार जादुई चांदी की लिपस्टिक लगाती है और देखते ही देखते टीना बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से कोई सुंदर परी उतरी हो। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई मेरे रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, सब मुझसे दोस्ती करेंगे। मैं शादी पार्टी में भी जाऊंगी, दोस्त बनूंगी, एंजॉय करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीऊंगी। ऐसा कहकर टीना परी को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी राजमहल चली जाती है। टीना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। जो भी कोई उसे एक बार देख रहा था, बार बार देखना चाह रहा था। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा देवी अनाउंसमेंट करती हैं, आप सभी लोग हैरान होंगे कि हम इतने सालों बाद अपने गांव क्यों वापस आए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने गांव की सुंदर लड़की से अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं और जिस लड़की की हमें तलाश थी वह हमें मिल चुकी है। हम वह फ्रॉक में सबसे सुंदर लड़की खड़ी है, उसी से अपने बेटे राजकुमार सम्राट की शादी करवाना चाहते हैं। फ्रॉक में सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना ही थी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ समय बाद मीना और उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि टीना ही है। कावेरी तो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मीना अंदर ही अंदर जल भूनकर राख हो जाती है और वह टीना से कहती है, तो इतनी ज्यादा बदसूरत थी, काली गलूटी थी, अचानक कितनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई, मुझे नहीं बताएगी? मीना, क्योंकि मेरे पास जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक है जिसे लगाते ही मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई। अरे वाह, जब ये काली कलूटी बदसूरत इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं होगा और फिर राजकुमार सम्राट से तो मेरी ही शादी होगी, इस काली कलूटी की नहीं। घर जाते ही तुरंत जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक लगा लूंगी, फिर देखना टीना की बच्ची तो कैसे करती है राजकुमार सम्राट से शादी। ऐसा सोचकर मीना अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और घर जाने के बाद तुरंत टीना के पर्स से जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक निकालती है और लगा लेती है। मीना को नहीं पता था कि जादुई सोने और चांदी की लिपस्टिक किस तरह से लगाई जाती है, इसलिए वह गलत तरीके से लगा लेती है और उसको उसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि उसे लगाते ही मीना बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मीना ऐसे ही बदसूरत रहती है और टीना की कुछ समय बाद राजकुमार सम्राट से शादी हो जाती है और वह उसके साथ विदेश वापस चली जाती है और वहां जाकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। इसी तरह टीना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई और वहीं दूसरी तरफ मीना के बुरे स्वभाव, घमंड और लालच की वजह से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। रौनकपुर गांव में गंगा अपनी जुड़वा बेटियां रानी और मुस्कान के साथ रहती थी। रानी और मुस्कान बहुत छोटी थी, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद गंगा ने ही बहुत ही मेहनत से दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। धीरे धीरे उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। वो जब अपनी माँ को इतना मेहनत करते हुए देखती तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता था। रानी, मुस्कान, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी बेटा।
जल्दी से तुम दोनों नाश्ता कर लो, मैं सेठ के घर जा रही हूँ, रात को देर से घर आऊंगी। आज सेठ की बेटी का जन्मदिन है तो मुझे बहुत सारे काम हैं। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? माँ, आपने तो कभी हम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। मुस्कान, जन्मदिन सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ कितनी मुश्किल से घर की जरूरतों को पूरा करती है ना माँ? मेरी बेटी से ये किसने कहा कि जन्मदिन सिर्फ बड़े लोग ही मनाते हैं? अरे, मेरी दोनों राजकुमारियाँ क्या किसी से कम है? वो तो मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैंने कभी तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मनाया। इस बार देखना, मैं कितने धूमधाम से तुम दोनों का जन्मदिन मनाऊंगी। क्या सच में माँ? और आप हमारे लिए वो बड़ा सा केक भी लेकर आओगे? हाँ बेटी, मैं केक भी लेकर आऊंगी। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना और शाम को दोनों बहन घर में ही रहना। ठीक है माँ। गंगा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की पूरी कोशिश किया करती थी। एक दिन सुबह सुबह गंगा अपनी बेटियों से कहती है, मेरी दोनों बेटियों को जन्मदिन की खूब सारी बधाइयाँ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। माँ, आज हम दोनों का जन्मदिन है। हाँ बेटी। माँ, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ कभी अपनी बच्चों की खुशियाँ भूलती है क्या? अब चलो, दोनों अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ। मैं शहर जा रही हूँ तुम दोनों के लिए केक लेने, फिर साथ मिलकर धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। माँ की बात को सुनकर खुशी और मुस्कान बहुत ही ज्यादा खुश हुई। गंगा अपनी बेटी के लिए केक लेने शहर की ओर जाने लगती है। उसके गांव से शहर के बीच एक घना जंगल पड़ता था। गंगा शहर से केक लेकर जब वापस लौट रही थी, तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। गंगा वहीं पास ही केक रखकर नदी से पानी पी रही थी, तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वह दर्द से छटपटाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर वहीं से गुजर रही मोना जादूगरनी को उस पर दया आ जाती है और वह उसके पास जाती है। अरे, आपको तो किसी जहरीले सांप ने काटा है, मैं अभी इस पर जड़ी बूटी लगा देती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है जादूगरनी जी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे तो बस अपनी दोनों बेटियों की चिंता हो रही है। जादूगरनी जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। कहो, क्या मदद चाहिए? आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे मरने के बाद मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखेंगी। प्लीज वादा कीजिए। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप मेरी तरफ से ये केक उसे दे दीजिएगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो मेरी बेटियाँ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर गंगा ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब देखकर मोना जादूगरनी को बहुत ही दुख हुआ और वह केक लेकर खुशी और मुस्कान के घर पहुंच गई। जादूगरनी को देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। आप कौन है और मेरी माँ कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताइए ना, मेरी माँ कहाँ है? मैं मोना जादूगरनी हूँ। मुझे तुम्हारी माँ तुम दोनों की सहायता के लिए यहाँ भेजी है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम्हें गंगा जैसी माँ मिली, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर जादूगरनी ने जंगल में जो हुआ वह सब उसे बताया। यह सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। अब तो हम अनाथ हो गए, अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, ऐसे हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है बेटी, ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही होगा। अब चलो, अपने आंसू पोंछो। अपनी बेटियों की आंखों में इस तरह आंसू देखकर तुम्हारी माँ भी ऊपर भगवान के पास रोएगी, इसलिए चुप हो जाओ। ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। टन टन केक। मुझे ये केक नहीं चाहिए, इसी की वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। हाँ, अगर माँ ये केक लेने शहर नहीं जाती तो उनके साथ ये नहीं होता। मैं ये केक नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मत खाओ, लेकिन इस केक को अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर इसे घर के पास तो रख ही सकती हो। केक का घर? मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाती हूँ। टेन टेन। इतना बोलते ही जादूगर ने उस केक को एक विशाल केक के घर में बदल देती है।
ये देखो बच्चियों, ये जादुई केक का घर है और अब से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब से तुम जो भी इस केक के घर से मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब से तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब तुम दोनों बहन अपना ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ और हाँ, जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर मोना जादूगरनी वहाँ से चली गई। उस दिन से खुशी और मुस्कान को जब भी किसी चीज की जरूरत होती जादुई केक घर से मांग लेती। अब उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। वे दोनों बहन बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन खुशी ने मुस्कान से कहा, मुस्कान, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं सोच रही थी हमारे जैसे गांव में और भी कितने लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मैं सोच रही थी क्यों ना इस गांव वालों को भी इस जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए ताकि वो भी इस केक के घर से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। अरे वाह खुशी, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। मैं अभी सबको जादुई केक घर के बारे में बता कर आती हूँ ताकि उनकी परेशानी भी खत्म हो सके। ये सोचकर दोनों बहनों ने उस जादुई केक के घर के बारे में सभी गांव वालों को बता दिया। उस दिन से सभी गांव वाले जादुई केक घर के पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे और जादुई केक घर भी उन गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सभी गांव वाले जादुई केक घर की तारीफ करने लगे। इस तरह से जादुई केक घर के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया। उस जादूगरनी ने मुझे यहाँ किस मुसीबत में फंसा दिया है। पहले तो उसने मुझे सिर्फ इन दोनों बहनों की मदद करने को कहा था, लेकिन अब इन दोनों बहनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करनी पड़ रही है। जब देखो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान ही करता रहता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वाले मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन के बाद से जो भी गांव वाले जादुई केक घर के पास मदद मांगने जाते तब जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगा। वो कभी किसी को पेड़ से उल्टा लटका देता तो कभी किसी को हवा में उछालकर दूर फेंक देता। कुछ लोगों को तो वो बिजली के झटके भी देने लगा। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस घमंडी जादुई केक से सभी गांव वाले परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों बहनों के पास गए और उनसे बोले, बेटी, तुमने जो हमें जादुई केक के घर के बारे में बताया था, वो केक का घर तो हम पर बहुत अत्याचार कर रहा है। तुम दोनों बहन कृपया करके हमें उस जादुई घमंडी केक के घर से बचा लो बेटी। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। फिर खुशी उन गांव वालों से बोली, जिस जादूगरनी ने मुझे यह केक दिया था उन्होंने मुझसे कहा था जब भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रुकिए, मैं उन्हें बुलाने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों बहनें जादूगरनी को मन ही मन याद करने लगी। पलक झपकते ही जादूगरनी वहाँ प्रकट हो गई। तब दोनों बहनों ने जादूगरनी को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर जादूगरनी ने कहा, उस जादुई केक घर ने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत ही गलत है। मैं अभी उस जादुई केक घर का घमंड खत्म करती हूँ। ये बोलकर जादूगरनी जैसे ही उस जादुई केक घर के पास गई, घमंड में चूर जादुई केक घर ने जादूगरनी पर भी हमला करने की कोशिश किया। तब जादूगरनी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादुई केक घर को वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। फिर जादूगरनी उन गांव वालों से बोली, आप सभी गांव वालों ने इस पेड़ पर जो जादुई केक का घर था उस पर पूरी तरह निर्भर हो गए, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब से आप सब खुद ही अपनी समस्याओं का हल करना। अगर आप सबको कभी ज्यादा परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। मैं खुद आप लोगों की मदद करने यहाँ आ जाया करूँगी। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद से सभी गांव वाले खुद ही मेहनत करके खाने लगे। कभी उन्हें ज्यादा दिक्कत होती तो वो जादूगरनी को याद कर लिया करते। साथ ही खुशी और मुस्कान भी गांव वालों की हर संभव मदद कर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।